नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप त्रिपाठी स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट 7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम डिस्कस करेंगे आज मौर्य उत्तर काल पर और 1990 से लेकर के 2020 तक मुझे टोटल 58 क्वेश्चन मिले हैं जो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके पहले की जो वीडियोस हैं वो सारी मैंने अपलोड कर रखी हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसको जाइए देखिए और जरूर देखिए, है ना। इससे क्या होगा कि जहां पर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर इन्हीं क्वेश्चनों में से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका आ जाए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? हिंद यवन शासक जिसने सिक्के के जारी किए कौन थे? स्ट्रेटो सेकेंड थे, या फिर स्ट्रेटो फर्स्ट थे, या फिर डेमेट्रियस थे, या फिर मेनेंडर, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो शीशे का सिक्का जारी करने वाला जो हिंद यवन शासक था वो स्ट्रेटो सेकेंड था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रेटो सेकेंड थे, इनका जो शासन काल था वो कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 25 बीसी से लेकर के, है ना, 25 बीसी से लेकर के कब तक? 10 एडी तक इनका माना जाता है। ठीक, 25 बीसी से लेकर के 10 एडी तक इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है ना। संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त, या फिर अगाथोक्लीज, है ना। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अगाथोक्लीज, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन थे? तो जो मेनेंडर, जो हिंद यवन शासक थे, उनकी जब डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उनके जो पुत्र थे स्ट्रेटो प्रथम, है ना, वो अवयस्क थे। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि उनकी पत्नी, है ना, मेनेंडर की पत्नी का क्या नाम था? अगाथोक्लीजा था, है ना। तो उन्होंने जो है शासन को संभाला, और शासन जब संभाला तो उन्होंने जो है चांदी के सिक्के चलवाए, और उस पर जो है बलराम जी, संकर्षण का क्या मतलब है? बलराम जी को, है ना, बलराम जी को और वासुदेव जी को, है ना, सिक्कों पर अंकित किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? है ना, कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जो बाकी के तीन के समकालीन नहीं था। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, या फिर मिलिंद, है ना। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? मिलिंद होगा, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बिंबिसार का जो कार्यकाल कितना था? ये 544, है ना, ईस्वी पूर्व से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक, और कहां पर था? ये मगध साम्राज्य पे था, और जिसका जो है काफी महत्ता देखने को हमें मिलती है ना। अब ये किस कुल के थे? ये किस कुल के थे? ये हर्यक वंश के, है ना, हर्यक वंश के थे। और प्रसन्नजीत कहाँ के थे? ये कौशल महाजनपद के राजा हुआ करते थे, है ना। प्रसन्नजीत कहाँ के थे? ये कौशल महाजनपद के राजा हुआ करते थे। और ये किसके समकालीन थे? ये दो के दोनों जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक, अब मेनेंडर, जिसे जो है मिलिंद के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है ना, मेनेंडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा थे, है ना। ये कौन थे? इंडो ग्रीक राजा थे। इनका जो समय काल था वो 155, है ना, या फिर 165, है ना, 165 से लेकर के 130, है ना, ईस्वी पूर्व तक इनका शासन काल था। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिलिंद हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में देखने को मिलता है ना। कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में, या फिर अशोक के अभिलेख में, या फिर राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना।
तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना जिस अभिलेख में देखने में मिलता है उसका आंसर क्या होगा, ये कठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रुद्रदामन की बात है तो इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 130 से लेकर के 150 ईस्वी तक था, है ना, 150 ईस्वी तक था। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ, वो गुजरात में, है ना, गुजरात में गिरनार से, है ना, कहां से, गिरनार से। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है ना। कौन सा, ये गिरनार का, है ना, गिरनार पर्वत से जो प्राप्त जूनागढ़ अभिलेख है इस संस्कृत अभिलेखों में सबसे सर्वाधिक प्राचीन है। और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, है ना, देखने को मिलता है। ठीक, तो इस वजह से क्या होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, जूनागढ़ के, है ना, अभिलेख में, या भीतरी अभिलेख में, या फिर नासिक अभिलेख में, या फिर सांची अभिलेख में, है ना। तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा कि रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं वो जूनागढ़ के अभिलेख में, है ना, वर्णित है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना बेगार के किसके सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, या फिर बिंदुसार ने कराया, या अशोक ने, या फिर रुद्रदामन प्रथम ने कराया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहां से हमें पता चलता है, ये जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, है ना, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त के आदेश पर बनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो सूची दी हुई है ना, इस सूची को हमें मैच कराना है। तो जैसे डेमेट्रियस है तो डेमेट्रियस का जो संबंध होगा वो किसके साथ हो जाएगा, ये हिंद यूनानी के साथ हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन के साथ ही करेक्ट हो जाएगा। रुद्रदामन का अगर देखेंगे तो किससे एसोसिएट होंगे, ये शक के साथ हो जाएंगे, तो चौथे से एसोसिएट हो जाएंगे। और गोंडोफर्नीज जो है पहलव वंश से संबंधित हो जाएंगे। और बिम, है ना, या बिम कडफसीस, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, ये कुषाण से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था, तो किसने जारी करवाया था, इंडो ग्रीक ने करवाया था, या कुषाणों ने करवाया था, या शकों ने करवाया था, या फिर प्रतिहारों ने करवाया था, है ना। तो ये जो तांबे के सिक्के जो जारी कराए थे उसका जो श्रेय जाता है वो कुषाणों को जाता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन था, है ना, यहाँ पे तांबा है और अगर स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, है ना। जबकि इन्हें जो है नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का जो श्रेय है ना, वो कुषाण शासकों को ही जाता है। ठीक, कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पे चलवाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए, है ना। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का सिक्का, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है ना, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, विम कडफिसेस, या फिर कनिष्क, या फिर नाहपाण, या फिर बुद्धगुप्त, है ना। तो कनिष्क ने क्या किया था, जो सिक्के चलवाए थे उस पर जो है ना बुद्ध जी का, है ना, प्रतीक, एज ए प्रतीक वहां पे लगाया था। ठीक है ना, उनका अंकन देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है ना, कुजुल कडफिसेस, बिम कडफिसेस, या कनिष्क प्रथम, या फिर हुविस्क, है ना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विम कडफिसेस, है ना। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ठीक है ना, विम कडफिसेस ने, कुजुल कडफिसेस ने, कनिष्क ने, या फिर हरमवीज ने। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, आंसर इसका हमें पता चल चुका है, विम कडफिसेस होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुजुल कडफिसेस ने क्या किया था, इन्होंने जो जोर दिया था वो तांबे के सिक्के पर जोर दिया था और उसका प्रचलन इन्होंने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, है ना, विम कडफिसेस आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन देखने को मिलता है? वासुदेव का, मित्र का, इंद्र का, या फिर कार्तिकेय का, है ना। तो यौधेय के सिक्के पर कार्तिकेय देवता का अंकन देखने को मिलता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यौधेय का जो प्रमाण है वो कहाँ पर मिलता है? वो पुराणों में अष्टाध्यायी तथा वृहत संहिता, है ना, ऐसे कई ग्रंथ हैं जहां पर देखने को इसका प्रमाण देखने को मिलता है। अब इनका साम्राज्य कहाँ था? वो दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। ठीक है ना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है फिर से कई एग्जामों में। तो 78 ईस्वी में, 81 ईस्वी में, 98 ईस्वी में, या फिर 121 ईस्वी में, है ना। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का जो अभिलेख है उसकी तिथि जो है 81 ईस्वी है ना। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख, है ना, की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण, है ना, के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी, है ना। तो कब किया गया? ये 78 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो वैसे तो देखें तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है काफी विवादास्पद है, लेकिन इस समस्या के विचार के लिए, है ना, क्या था, 1913, है ना, और 1960 में, है ना, लंदन में 2 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे और द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति के अनुसार, है ना, 78 एडी को स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 78 एडी होगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 320 ईस्वी में, या फिर 606 ईस्वी में, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा, 78 ईस्वी में होगा और इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ करके करते हैं। तो मान लीजिए अभी जैसे 2021 चल रहा है, ठीक है ना। तो 2021 में अगर 57 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो 2021 में अगर 57 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2078 हो जाएगा। अब ये 57 क्यों जोड़ा, ये किस चीज के लिए है? ये विक्रम संवत के अनुसार, है ना। तो ये जो सन आ रहा है ये विक्रम संवत के अनुसार आ रहा है। अच्छा, अब है क्या कि 2021 में अगर हम 78 घटा दें, ठीक, 2021 में अगर हम 78 घटा दें तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1943 आ जाएगा। ठीक, तो ये 78 किसकी वजह से किया है, ये शक संवत के अनुसार किया है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो 2078 में से अगर 1943 माइनस होगा तो 135 आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आंसर होगा वो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 135 ईयर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र, है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है ना।
22 मार्च या फिर 21 मार्च, 15 मई या 16 मई, 31 मार्च या 30 मार्च, 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। ठीक है, तो देखेंगे तो जो कैलेंडर है हमारा वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से काफी मैच करता है। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे तो जो एक चैत्र होता है वो 22 मार्च को होता है, और अगर लीप वर्ष हो जाता है तो वो शिफ्ट होकर के 21 मार्च को हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस पर डिस्कस किया था, तो उसमें क्या बताया कि जब 57 जोड़ा जाए, है ना, 57 जोड़ा जाए तो विक्रम संवत आएगा, और जब 78 घटाया जाए ना तो शक संवत आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व, है ना, 57 ईस्वी पूर्व। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? है ना, शक संवत का वर्ष होगा। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है कि 2009 में से 78 माइनस कर देना है। ठीक है ना, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 1931 आ जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो हमें क्या चेक करना है, कनिष्क के समकालीन कौन था? अश्वघोष थे, वासुमित्र थे, कालिदास थे या कंबन थे, है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अश्वघोष, है ना, अश्वघोष और वासुमित्र, है ना, ये दोनों क्या था, कनिष्क के समकालीन थे, है ना। और कालिदास कब आए थे, ये गुप्त काल में थे। और कंबन जी कब थे, ये 12वीं सदी में थे। ठीक, तो अश्वघोष और वासुमित्र होगा, तो पहला और दूसरा, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष क्या थे, ये राजकवि हुआ करते थे। और वसुमित्र क्या थे, ये जो है कनिष्क के जो है आश्रित विद्वान हुआ करते थे, है ना। और इन्होंने क्या किया था, वासुमित्र ने क्या किया था, जो चौथी बहुत संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ठीक है ना, तो इस टाइप से इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये कनिष्क का समकालीन था, है ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? है ना, तो अश्वघोष ये संबंधित है, चरक भी संबंधित है, नागार्जुन भी संबंधित है, पतंजलि जी संबंधित नहीं है, है ना। तो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या थे, कौन थे ये? तो पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी, है ना। और महर्षि पतंजलि किसके कालीन थे? ये शुंग कालीन थे, है ना, शुंग के काल में थे, और ये विद्वान हुआ करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र या फिर विशाखदत्त, है ना। तो ये तीन तो दरबारी थे, दरबार में थे कनिष्क जी के। केवल विशाखदत्त थे, है ना, कि जो दरबार में नहीं थे। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? है ना, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर चंपा। तो क्या है ये रबतक अभिलेख जो है अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से जो है 1993 में इसको प्राप्त किया गया। ठीक, ये यूनानी लिपि है तथा इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो भाषा है बैक्ट्रियन भाषा। ठीक है ना, और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम देखने को मिलते हैं या उल्लेखित हैं। कौन कौन से हैं वो? साकेत है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और चंपा है ना। कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र और साकेत। ठीक, इसमें क्या है कि श्रावस्ती का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने
तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? सुश्रुत, वाग्भट, चरक या फिर जीवक, है ना। तो वर्तमान जो पाकिस्तान है वहां पे जो रावलपिंडी जिला है वहीं पर तक्षशिला स्थित है। और प्राचीन समय में क्या था, ये गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब तक्षशिला का जो इतिहास है उसके प्रसिद्ध होने का कारण क्या है कि जो शिक्षा केंद्र था, है ना, उसकी वजह से है। यहाँ पे क्या था, अध्ययन के लिए बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आया करते थे, जिसमें राजा भी होते थे और सामान्य जन भी हुआ करते थे। जैसे कोसल के राजा प्रसन्नजीत, ठीक है ना, और बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, और बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य जैसे कई, है ना, विद्वानों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक, तो बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्य एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है इसमें, एक तो चरक भी ठीक हो जाएगा और जीवक भी ठीक हो जाएगा। तो सी और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख से मिलती है, या बेसनगर लेख से मिलती है, या अयोध्या लेख से मिलती है, या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है ना। तो 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ये अयोध्या लेख में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब इनका बहुत बड़ा रोल था। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ, उनका सेनापति था। अब इन्होंने क्या किया था, 184 ईस्वी पूर्व में, है ना, 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके, है ना, कौन से वंश की स्थापना की थी? इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, है ना। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है ना, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। तो 2 अश्वमेध यज्ञ का जो है ना, कहाँ मिलता है? अयोध्या लेख में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन ने, कुषाण या कुषाण ने, कण्वा या फिर कण्व ने, या फिर गुप्त ने, है ना। तो इसमें से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कण्वा या फिर कण्व वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। तो क्या था कि शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? देवभूति था। और इनका एक अमात्य थे, उनका नाम था वासुदेव। तो वासुदेव जी ने क्या किया था, इनके खिलाफ कर दिया था षड्यंत्र, और षड्यंत्र करके क्या किया, इनको निपटा दिया, मार डाला था। ठीक है ना। तो वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या फिर कण्वायन नाम से जाना जाता है। तो शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है ना? पुष्यमित्र शुंग, या फिर खारवेल, या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, या वासुदेव, या फिर समुद्रगुप्त, है ना। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि वर्ण और जाति, है ना, जो दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं उसके मिश्रण को होने से रोका था, है ना। तो इसीलिए इनको रक्षक बोला जाता है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन का था, या पल्लव का था, या चोल का था, या फिर चालुक्य का था, है ना। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली रहे वो सातवाहन रहे हैं। तो इसलिए इसका क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब पुराणों में क्या है कि इस वंश का संस्थापक किसको बोला जाता है? तो उनका नाम है सिंधुक, या फिर सिमुक, या फिर सिप्रक, है ना। कई नाम दिए गए, सिंधुक, सिमुक, या फिर सिप्रक। ठीक है ना। जिन्होंने क्या किया था कि कर्ण वंश के जो राजा थे कौन थे? सुशर्मा, है ना। सुशर्मा का वध किया था और उसके बाद अपना शासन यहाँ पर स्थापित कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर मिल चुका है वैसे। तो सिमुक जो है निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन का था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाउ, या पानयांग, या फिर सी हुआंगटी, या फिर हो टी, है ना।
तो कनिष्क को जो हराया था, तो वो क्या है कि जो चीन के जो स्रोत हैं वो 73 ईस्वी से लेकर के 94 ईस्वी के बीच में जो चीन का जो प्रसिद्ध सेनापति था, क्या नाम था उनका, पांचाऊ, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वैसे। तो पांचाऊ ने अपने हान वंशी, है ना, नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान की, है ना, विजय हासिल की थी। और चीनी इतिहासकार इस युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण के जो शासक थे, इन्होंने जो चीनी सेनापति के पास जो है अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी, है ना। जिससे क्या हुआ कि पांचाल ने इसका प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जो क्रोधित हुए, जो रुष्ट हुए, जो कुषाण शासक थे, उन्होंने क्या किया था, इस पर चढ़ाई कर दी गई थी, ठीक है ना। हालांकि क्या हुआ था, कुषाण शासक असफल हो गए थे, है ना। तो इस प्रकार देखेंगे तो क्या है, इसका आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा और पांचाल इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश या कुषाण वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें देखेंगे तो क्या बी और सी दोनों हमारे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मौर्य वंश भी काफी, है ना, विस्तृत सीमाएं थी इसकी और कुषाण वंश की भी थी। तो क्या था कि सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की जो सीमा थी वो पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैल गई थी, ठीक है ना, विस्तृत हो गई थी। और काबुल, कांधार आदि इसके क्या हो गए थे, एक भाग हो चुके थे। अच्छा, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भी क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। और कुषाण शासक जो कनिष्क थे, उनकी जो सीमा थी वो उत्तर में चीन के तुर्फान, है ना, एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, है ना, यहां तक फैला हुआ था। और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होगा कि ये इंटरनेशनल लेवल के, है ना, वंश हुआ करते थे, है ना, मौर्य वंश और कुषाण वंश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में, ठीक है ना। तो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई वो कुषाण काल में हुई थी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था, ये प्रथम शती ईस्वी में हुआ था, है ना। और स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन से उस समय क्या हुआ था कि समाज में जो स्थिति थी वो काफी निम्न स्तर पे आ गई थी। और इस समय क्या था कि विवाह की जो आयु थी, है ना, और कम कर दी गई थी। तो 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु में कन्या का, है ना, कन्या को विवाह के उपयुक्त मान लिया जाता था, ठीक है ना। तो कुषाण काल में इसकी शुरुआत कर दी गई थी बाल विवाह की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे जो सुमेलित जोड़ा है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड, है ना, तो ये सही नहीं है। कुषाण का गांधार कला शैली, ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, ठीक है। सी भी गलत हो जाएगा और मराठा पहाड़ी चित्र शैली ये भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कुषाण के जो शासक थे, कनिष्क थे, उनके शासन काल में क्या था कि कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास देखने को मिलता है, जिसमें से एक है गांधार शैली, है ना, एक है गांधार शैली और एक है कौन सी शैली, मथुरा शैली, ठीक है ना, एक है मथुरा शैली। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, है ना। आंसर पहले से ही मिल चुका है वैसे, कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। तो इसका आंसर क्या हो गया, कुषाणों के समय में, है ना। गांधार शैली और मथुरा शैली इन्हीं के समय से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है ना। सूची 1 में दिया है राजवंश, और उस राजवंश के अंतर्गत जो सिक्के चलाए गए उनकी धातु यहाँ पे दी हुई दूसरी सूची में, ठीक है ना। हमें चेक करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुषाण के समय पे स्वर्ण एवं ताम्र, है ना, सिक्के चलते थे, बिल्कुल सही है ना। गुप्त के समय पे स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलते थे, बिल्कुल सही है। सातवाहन के समय पे स्वर्ण, ये सही नहीं है। और कलचुरी के समय पे स्वर्ण, रजत एवं ताम्र, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है।
तो सातवाहन के समय पे है ना स्वर्ण सिक्के नहीं चलते थे, उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है ना, चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे, तो आंसर उसका क्या होगा, हिंद यवन शासक होगा। और अगर ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला कौन सा जो है वंश था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो कुषाण वंश हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस चीज के लिए, हिंदू मंदिर के कारण, या हाथी दांत के काम हेतु, या फिर स्वर्ण सिक्कों के टंकणन हेतु, या फिर बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान का जो बामियान था वो क्या है कि बुद्ध प्रतिमा के लिए है ना प्रसिद्ध था। ठीक, तो इसमें क्या था कि जो पहाड़ियों को काट कर है ना बुद्ध की प्रतिमाएं वहां पे बनवाई जाती थी, इसलिए प्रसिद्ध था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने है ना तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को बाद में क्या कराया था, नष्ट करवा दिया था। ठीक है ना, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है ना, उसे कहते हैं, कौन सी शैली है वो, है ना, शिखर है या वेरा है या गांधार है या फिर नागर है ना। तो इसका आंसर मुझे लगता है कई लोगों को पता होगा। तो भारतीय और यूनानी आकृति का जो सम्मिश्रण है उसे गांधार शैली बोला जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब इस कला शैली के जो प्रमुख संरक्षक थे वो कौन थे, है ना, गांधार शैली के जो संरक्षक थे वो कौन थे, शक एवं कुषाण, है ना, ये दोनों वंश थे। और इस कला का जो विषय था वो क्या था कि मात्र बौद्ध होने के कारण, है ना, मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर है ये। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो ये बिल्कुल सही होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या फिर शिष्ट, है ना, का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। ठीक, मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, या फिर भरहुत मूर्ति कला, या फिर गांधार मूर्ति कला। ठीक है ना, तो गांधार मूर्ति कला और मथुरा है ना मूर्ति कला, इन दोनों में क्या था कि हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग किया जाता था माध्यम के रूप में। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में मथुरा मूर्ति कला भी, इसको क्यों नहीं हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मथुरा कला में क्या था कि इसका अनुसरण किया गया था। ठीक है ना, जो सदैव हरित स्तरित चट्टान यूज होते थे वो गांधार मूर्ति कला में होते थे, लेकिन फॉलो अप किसने लिया था, वो मथुरा ने लिया था। तो इसीलिए हमारा जो पहला जो होगा वो गांधार मूर्ति कला होगा। तो आंसर इस वजह से डी हमारा ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में है ना। तो सबसे पहले देखेंगे तो कौन आया था, तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आए थे यूनानी, है ना। यूनानी कब आए थे, 326, है ना, 326 ईस्वी पूर्व आए थे, है ना, 326 ईस्वी पूर्व आए थे। कौन आया था, सिकंदर आया था। ठीक है, फिर ये कौन थे, ये थे यूनानी। यूनानी के बाद में आए थे शक, है ना। शक कब आए थे, तो शक आए थे ये फर्स्ट बीसी में आए थे। ठीक, इसके बाद आए थे कुषाण। कुषाण कब आए थे, ये फर्स्ट एडी में आए थे। ठीक है ना, फर्स्ट एडी में आए थे, पहली शताब्दी में आए थे। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, है ना, कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो कौन था, साइरस था, या कैम्बिसिस था, या फिर डेरियस प्रथम था, या फिर सहार्स था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेरियस प्रथम था। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन सा? चालुक्य था या पल्लव था या फिर राष्ट्रकूट था या फिर सातवाहन था, है ना? तो सबसे पुराना जो राजवंश है इन चारों में से अगर देखेंगे तो सातवाहन था, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में देखने को मिलती है? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसमें देखेंगे तो क्या है कि जो मत्स्य पुराण है उसमें जो है देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहां पर? अमरावती में थी, नांदेड़ में थी, या नालदुर्ग में थी, या फिर दुर्ग में थी, है ना? तो सातवाहनों की जो राजधानी हुआ करती थी वो अमरावती हुआ करती थी, तो इसलिए इसका क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी, है ना? प्रतिष्ठान, या फिर नागार्जुन कोंडा, या फिर सकल अथवा सियालकोट, या फिर डी ऑप्शन पाटलिपुत्र। तो इसमें देखेंगे तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान हुआ करती थी, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है ना? एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग के लिए, या फिर खारवेल के लिए, या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए, या फिर सुशर्मन के लिए, है ना? तो देखेंगे क्या कि सातवाहन शासक जो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना, इनको जो है नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब इसका तात्पर्य क्या है? एका ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है अद्वितीय ब्राह्मण, है ना? या फिर ये कहें कि ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, है ना? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें मैच कराना है, एक तरफ दिया हुआ राजवंश और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसकी राजधानी, है ना? तो शुंग की राजधानी क्या होगी? ये होगी पाटलिपुत्र, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फोर्थ से मैच कर जाएगा। सातवाहन का क्या हो जाएगा? सातवाहन का हो जाएगा तीसरा पैठन, है ना? और कदम्ब का क्या हो जाएगा? कदम्ब का हो जाएगा जो है बनवासी, तो इसका सेकंड से मैच कर जाएगा। और चंदेल का किससे मैच हो जाएगा? महोबा से। ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका आंसर निकाल पाना बहुत ही आसान है ना? जैसे अभी मैंने बताया, क्या हमें यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वो चेक करना है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो गौतमीपुत्र, है ना, अगर देखेंगे तो नासिक से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये सही होगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अभी गिरनार, है ना, जो पहाड़ी का एरिया का जो मैंने बात की थी उससे संबंधित कौन था? ये रुद्रदामन प्रथम होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। अब भीतरी के साथ पुलकेशिन द्वितीय का मैच नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? आसान क्वेश्चन है ये भी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? गिरनार के स्तंभ लेख से? नहीं। जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ? बिल्कुल नहीं। हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ? बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा राजा था जिसको जो है जैन धर्म का संरक्षक के रूप में देखा जाता है? अशोक थे, हर्ष थे, खारवेल थे, या फिर पुलकेशिन द्वितीय थे, है ना? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? जो खारवेल थे इनको जो है जैन धर्म का संरक्षक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन निकला है वही सेम है, लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। ऐसा कौन सा राजा था कि जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से था, चेदी वंश से था, सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश से था, या फिर रठ भोजक वंश से था, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना? तो इसमें देखेंगे तो क्या है कि कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक किसको बोला जाता है? महामेघ, है ना, महामेघवाहन को बोला जाता है। ठीक है ना?
और इस वजह से इस वंश का भी नाम क्या बोला जाता है, महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। अब इस वंश का सर्व शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था, वो खारवेल था, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे देखें तो रट गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो खारवेल के विषय में देता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में था, स्थापत्य कला में था, विज्ञान में था, या फिर साहित्य में था, है ना। तो जस्टिनियन का जो है जो योगदान है वो विधि के क्षेत्र में था, तो इसका क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, है ना, किसने लिखी है? टेसियस ने लिखी है, या प्लिनी ने लिखी है, या टॉलमी ने लिखी है, या फिर स्ट्रैबो ने लिखी है, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा, हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन, है ना, पेरिप्लस है ना। पेरिप्लस का मतलब क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, या रोमन मिस्र बंदरगाहों में नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60वीं ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया था, ठीक है ना। तो इसमें से कोई नहीं होगा, न टेलेसियस है, न प्लिनी है, न टॉलमी है, न फिर स्ट्रैबो है, ठीक है ना। तो एक अज्ञात व्यक्ति है, उन्होंने लिखा था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है ना। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन 1990 से लेकर के 2020 तक, है ना, प्री में पूछे गए हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग में हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग में, चाहे आरओ में हो, चाहे एआरओ में हो, किसी में भी हो, अगर पूछा गया है तो उनका पूरा कलेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। इससे पहले के जो जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे सीक्वेंस में, है ना, एक प्लेलिस्ट बना करके अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जरूर देखें, है ना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी रिपीटेटिव इन नेचर हैं, जो पूछे जाते हैं। अगर आप उसको पढ़े रहेंगे, तैयार रहेगा, तो आपके लिए उसको सही करके आ पाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।